तो आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो अभी हमने इसके ऊपर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो कह रहा है इस वर्ग की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया वेग अभिक्रियक आर की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर पावर में 1 रहेगा। तो इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की रिएक्शन होगी उसमें अगर रेट यानी वेग का इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर -d कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt तो इक्वल टू k इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ r की पावर 1 रहेगी। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा था तो r की पावर 0 थी, यहाँ पर r की पावर 1। तो या इसको लिख सकते हैं dr अपान ये r इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -k, ये माइनस इधर चला जाएगा और ये dt इधर आ जाएगा तो -k dt हो जाएगा। तो इस समीकरण का समाकलन करने पर हम पाते हैं तो अगर इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा। तो यहाँ पर देखिए d कंसंट्रेशन ऑफ r अपान कंसंट्रेशन अपान r है तो इसको हम ln कंसंट्रेशन ऑफ r लिख सकते हैं। जब सूक्ष्म होता है तो ln और जब 10 की पावर में होता है तो उसको log लिखा जाता है। ये आपको पीछे हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ln कंसंट्रेशन ऑफ r हो जाएगा इक्वल टू -kt प्लस ये समाकलन स्थिरांक i हो जाएगा। तो एक बार फिर i समाकलन का स्थिरांक है तथा इसका मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसे हमने पीछे किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब t की वैल्यू 0 होगी तो r इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ r एट 0 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ r एट 0 टाइम अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है। जाहिर सी बात है जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई वहीं से हम टाइम को जोड़ना शुरू करेंगे। तो जब प्रारंभ हुई तो उस समय 0 लिया जाएगा। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी समय भी बढ़ता चला जाएगा। आता है समीकरण 3.8 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में इस अभिक्रिया को अगर लिखना हो तो ln कंसंट्रेशन ऑफ r एट इनिशियल यानी प्रारंभिक अवस्था में अभिक्रिया की सांद्रता इक्वल टू -k। अब प्रारंभ में समय 0 होगा तो 0 लिख दिया प्लस i। तो यहाँ पर ln कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल यानी प्रारंभिक अवस्था में अभिक्रिया की सांद्रता बराबर हो जाएगा i। तो i का मान समीकरण 3.8 में प्रतिस्थापित करने पर तो जैसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किए थे वैसे i की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ln, ये समीकरण में रखना है तो ln कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू -kt प्लस i की जगह ये वैल्यू उठा के रख देंगे तो ये हो जाएगा ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ r यानी प्रारंभिक सांद्रता ऑफ r या रिएक्टेंट। तो समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर अगर इसको फिर से व्यवस्थित करें तो ये इधर आ जाएगा तो ये ln कंसंट्रेशन ऑफ r अपान कंसंट्रेशन ऑफ r एट t बराबर 0 टाइम या इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रारंभिक सांद्रता बराबर -kt इधर बचेगा या k इक्वल टू ये t इधर आ जाएगा तो 1/t ln ये ऊपर चला जाएगा तो r की प्रारंभिक सांद्रता ऑफ
आर या अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता अपान अभिक्रियक की सांद्रता। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस हटाया है तो इसको पलट दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो समय t1 पर समीकरण 3.8 से, तो समीकरण समय t1 पर समीकरण 3.8 से, तो t1 समय पर अगर इस 3.8 की बात करें तो ये हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ R1 इक्वल टू माइनस के, टी की जगह t1 हो जाएगा, प्लस ln ये आई की वैल्यू ये है, इसको रखेंगे आर की इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम अगर t2 ले लिया जाए तब क्या होगा, तो ln कंसंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम t2, तो 2 लिख दिया है, बराबर माइनस के t2 प्लस ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर या रिएक्टेंट। तो इस प्रकार से ये हो गया t1 और t2 टाइम पर। अब देखिए यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t1 टाइम तथा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t2 टाइम क्रमशः समय t1 तथा t2 पर अभिक्रियक की या रिएक्टेंट की सांद्रताएं यानी कंसंट्रेशन है। अब समीकरण 3.12 को 3.11 से घटाने पर, यानी समीकरण 3.12 को 3.11 से घटा देंगे। इससे इसको क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा समय वाली है, ये कम समय इसमें है, तो ज्यादा समय से कम समय को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 3.12 को समीकरण 3.11 से घटाने पर, तो 12 को 11 से घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ln कंसंट्रेशन ऑफ R1 माइनस ln कंसंट्रेशन एट R2 टाइम पर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि समीकरण 12 को समीकरण 11 से घटाने पर, 12 को घटाया जा रहा है 11 से, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए t1 मतलब समय इसको कम मान सकते हैं या ज्यादा, इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि t1 कम है कि ज्यादा, लेकिन चूंकि इसको t1 माना, इसको t2 इसलिए मानेंगे कि ये कम समय वाला है। तो कम समय वाला है तो रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा रिएक्टेंट में कम रिएक्टेंट को घटाया गया है। जो हम बताए कि ज्यादा समय में कम समय को घटाएंगे वो चीज नहीं सही है, क्योंकि रिएक्टेंट कम रहेगा। ज्यादा रिएक्टेंट में कम रिएक्टेंट वाला घटाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि t1 कम समय में लिया जाएगा या t2 ज्यादा समय लिया जाएगा। तो जैसा एनसीईआरटी में दिया है उस हिसाब से हम करेंगे। तो ln कंसंट्रेशन ऑफ R एट t1 टाइम माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t2 टाइम इक्वल टू माइनस के t1 माइनस के t2 हो जाएगा जब इसमें से इसको घटाएंगे। अभी घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ln, अब ये माइनस हटाना है तो इसको 1 अपान में लिख देंगे, तो ln R1 अपान R2 इक्वल टू के, ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 1 अपान t2 माइनस t1 ln कंसंट्रेशन एट t1 टाइम ऑफ रिएक्टेंट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t2 टाइम। तो ये k की वैल्यू निकल करके आ गई, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए k की वैल्यू है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण 3.9 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो समीकरण 3.9 था ln कंसंट्रेशन ऑफ R अपन कंसंट्रेशन ऑफ R एट 0 टाइम बराबर माइनस के टी। तो समीकरण के दोनों तरफ प्रतिलघु गुणक लेने पर, यानी एंटी लाग लेने पर, तो एंटी लाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R एट 0 टाइम, और एंटी लाग लेंगे तो ये e की पावर माइनस के टी हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों फार्मूले हमारे इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण 3.9 समीकरण y बराबर mx प्लस सी के समतुल्य है।
तो समीकरण 3.9 देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3.9 है, ln कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर माइनस KT प्लस ln कंसंट्रेशन ऑफ R एट जीरो टाइम, यानी प्रारंभिक सांद्रता रिएक्टेंट की या अभिकर्मक की। तो इसको अगर y इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करें, जो रेखा का समीकरण है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करना, y इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करना है। तो यहाँ पर देखिए तुलना की जा रही है, तो y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे। तो यदि हम ln कंसंट्रेशन ऑफ R एवं T के मध्य ग्राफ खींचे, जैसा चित्र 3.4 में दिखाया गया है, तो हम माइनस ढाल इक्वल टू माइनस के वाली सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हमें माइनस ढाल यानी माइनस स्लोप इक्वल टू माइनस के वाली लाइन रेखा प्राप्त होती है, तथा अंतःखंड का मान ln प्रारंभिक सांद्रता ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए जो ढाल है वो कह रहा है कि ये माइनस के रूप में प्राप्त होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो c हमारा इस जो ढाल है वो ये प्राप्त होता है माइनस के रूप में, इससे जब तुलना करेंगे। और कह रहा है अंतःखंड हमारा ln कंसंट्रेशन ऑफ R एट टाइम t बराबर 0, या यूं कहें इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वो हमारा होता है ln कंसंट्रेशन ऑफ R एट 0 टाइम। तो ये देखिए चीज निकल करके आ गई है। तो इसी को आधार मान करके हमको ये इक्वेशन बनाना है, ये ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ ln कंसंट्रेशन ऑफ R है और एक तरफ T है। तो यहाँ पर देखिए ln कंसंट्रेशन ऑफ R और एक तरफ T है, तो इसके बीच अगर हम ग्राफ खींच दें तो इधर जो स्लोप है वो ये T तो एक तरफ x एक्सिस में रहेगा और ln कंसंट्रेशन ऑफ R y एक्सिस पे रहेगा। तो जो स्लोप होगा वो हमारा माइनस के प्राप्त होगा, माइनस स्लोप इक्वल टू माइनस के। और ln R0 जो है हमारा, ये ln R0 हमारा क्या होगा, अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट, कोई यहाँ पर खंड काटा जाए तो वो ln कंसंट्रेशन ऑफ R एट 0 टाइम पर होता है, यानी इंटरसेप्ट जो होगा, जो काटेंगे इस लाइन को, वो भाग ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, ये कहने का मतलब है। तो इसको समझ लीजिए कि स्लोप माइनस के होगा, जो स्लोप होगा हमारा वो माइनस के होगा, और इंटरसेप्ट हमारा ln कंसंट्रेशन ऑफ R एट 0 टाइम होगा। ये इंपॉर्टेंट। अब चूंकि इस समीकरण में सारी पावर 1 है, इस समीकरण में ये भी 1 पावर है, ये भी 1 पावर है, ये भी 1 पावर है, तो पावर जब 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखिए ln R और T के बीच में जब ग्राफ खींचा गया तो ग्राफ यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे उच्च बिंदु पर है, और फिर ये ढाल नीचे की ओर जा रही है। कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक सांद्रता सबसे उच्च है अभिकर्मक की, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इस टाइम वाले ग्राफ में आगे आने का मतलब समय का बढ़ना। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा देखिए ढलान में आता जा रहा है ग्राफ, यानी इस रेखा में हम नीचे आते चले जाएंगे, यानी प्रारंभिक सांद्रता घटती चली जाएगी, ये कहने का मतलब। अब देखिए इस स्लोप से और 0 ऑर्डर वाली रिएक्शन के स्लोप से थोड़ा सा हम लोग तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नीचे थी, ये 0 ऑर्डर में। यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन जो प्रारंभिक सांद्रता है वो R0 है,
और स्लोप हमारा k इक्वल टू माइनस स्लोप है। ये कंसंट्रेशन ऑफ आर है, ये टाइम वैसे ही है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ln कंसंट्रेशन ऑफ आर के बीच ग्राफ खींचे गए, तो यहाँ पर भी k इक्वल टू माइनस स्लोप है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ पर कंसंट्रेशन आर जीरो है, वहाँ यहाँ पर ln दोनों तरफ लग गया है। बाकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ सेम है। अब देखिए आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, कह रहा है कि प्रथम कोटि के वेग समीकरण 3.10 को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो वेग समीकरण जो 3.10 है, ये 3.10 है, इसको कैसे और लिख सकते हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जब ln हटा देंगे तो k इक्वल टू 2.303 अपान टी लाग प्रारंभिक सांद्रता बटे दिए गए समय पर सांद्रता, ये आ जाएगा हमारा नया फार्मूला। तो इसको भी आप लोग बॉक्स में बंद करके याद कर सकते हैं। इसको भी फार्मूले को याद कर लीजिए, इस पर भी आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए ये जो 3.10 है, ये इसमें ln हटा है तो 2.303 लग गया है, बाकी चीज़ें वही हैं। तो k इक्वल टू 2.303 अपान टी, और ln हटा है तो लाग आ गया है प्रारंभिक सांद्रता बटे सांद्रता आप रिएक्टेंट यानी अभिक्रियक की। हर जगह देखिए अभिक्रियक ही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट यानी उत्पाद की बात नहीं हो रही है, इसको बारीकी से आप समझिए। या इसको लिख सकते हैं लाग प्रारंभिक सांद्रता अभिक्रियक की अपान अभिक्रियक की सांद्रता बराबर kT अपान 2.303, ये इधर आ जाएगा। यदि हम लाग प्रारंभिक सांद्रता बटे सांद्रता ऑफ अभिक्रियक एवं T के मध्य ग्राफ खींचें चित्र 3.5, तो ढाल k अपान 2.303 प्राप्त होगा। आप देखिए अगर इसकी तुलना करें फिर से हम y इक्वल टू mx प्लस c से, तो देखिए जो ढाल होगा ये t समय, तो ये t और इसके बीच ग्राफ खींचा जा रहा है। तो बचा कौन, इतना बचा k अपान 2.303, तो यही हमारा स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। और ln r0 अपान r में, और t x एक्सिस में है और ये y एक्सिस में है, तो ये ग्राफ खींचेंगे तो 0 से जाएगा, इनिशियल पॉइंट से जाएगा, या यूं कहें ओरिजिन से जाएगा, और ये स्लोप हमारा k अपान 2.303 प्राप्त होगा। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए माइनस था तो स्लोप निगेटिव था, यहाँ पर माइनस साइन नहीं है तो स्लोप पॉजिटिव है। और चूंकि माइनस साइन नहीं है इसलिए यहाँ से न ग्राफ जा करके सेंटर से जा रहा है। और स्ट्रेट लाइन क्यों है, सीधी रेखा क्यों है, क्योंकि यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, तो पावर 1 है इसलिए सीधी रेखा जा रही। तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनन या हाइड्रोजनेशन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए, सीधा सीधा पूछ सकता है। तो C2H4 गैस प्लस H2 गैस, इससे C2H6 गैस का बनना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। अतः वेग k इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर में 1 रहेगा, रिएक्टेंट ये लिख दिया गया, तो k C2H4 की पावर 1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अस्थायी नाभिकों के सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम नाभिकीय यानी रेडियो एक्टिव क्षय प्रथम कोटि की बलगतिकी के उदाहरण है। तो जाहिर सी बात है जितने अनस्टेबल न्यूक्लियस है, नाभिक है, उनसे अल्फा बीटा कण और गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो जितने भी अस्थायी और प्राकृतिक अथवा कृत्रिम नाभिकीय
क्षय हैं यानी डीके हैं, यानी रेडियो एक्टिविटी की जो गुण प्रदर्शित करते हैं, उन सब जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। इस बात को ध्यान देना है, सीधा सीधा पॉइंट। अब देखिए, इसको भी स्पष्ट कर रहा है कि रेडियम है, इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 88 है और परमाणु भार यानी एटॉमिक मास 226 है। इससे हीलियम यानी 2He4 बन रहा है और रेडान यानी Rn 86 और 22 बन रहा है। तो वेग यानी रेट इक्वल टू k Ra की पावर 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 1 होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है N2O5 एवं N2O का अपघटन यानी डिकम्पोजिशन प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिए कि N2O5 और N2O का जो डिकम्पोजिशन है यानी टूटना है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है। आइए हम गैसीय अवस्था की एक प्रतिनिधिक प्रथम कोट अभिक्रिया पर विचार करें। तो गैसों की अगर कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मान लेता है कि ए कोई गैस है जिससे बी और सी गैसें टूट करके बन रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है जो रिएक्शन हुई है उसमें यह माना जा रहा है कि ए का प्रारंभिक दाब पीआई है, आई का मतलब इनिशियल, तथा टी समय पर कुल दाब पीटी है। ऐसी अभिक्रिया के लिए समाकलिक वेग समीकरण की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर कुल दाब की बात करें टी समय पर तो पीटी हो जाएगा। तो तीनों जो ए बी सी हैं इनका दाब हो जाएगा ए बी और सी, टोटल में सबका दाब आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों के दाब को जोड़ दिया गया। पी ए पी बी पी सी क्रमशः ए बी सी के आंशिक दाब हैं, पार्शियल प्रेशर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि एक का प्रभाव कितना है। जैसे 5 गैसें मान लीजिए किसी बर्तन में भरी हुई है, किसी सिलेंडर में, तो एक का उस दीवार में कितना दाब है वो आंशिक दाब है, यानी पूरी दाब का कितना अंश वो आंशिक है। तो यदि टी समय पर ए के दाब में x एटीएम की कमी आती है तो बी एवं सी प्रत्येक एक एक मोल बनने पर बी एवं सी प्रत्येक के दाब में x एटीएम की वृद्धि होगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए रिएक्शन है, ए गैस से बी गैस और सी गैस बन रही है। तो ये धीरे धीरे कम होगी और ये धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये अभिकर्मक है, ये उत्पाद है। समय पर आधारित अभिकर्मक घटता जाता है, उत्पाद बढ़ता जाता है। तो अभिकर्मक घटेगा तो अणुओं की संख्या घटेगी, तो इसके द्वारा बर्तन में दाब भी घटेगा। तो वही कह रहा है कि समय टी पर ए के दाब में x एटीएम की कमी आएगी। तो चूंकि ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो इसमें अगर x एटीएम की कमी आएगी तो इसमें x एटीएम की वृद्धि होगी, क्योंकि सारे एक एक मोल है इसलिए। तो प्रारंभ में अगर बात करें तो समय t बराबर 0 होगा, उस समय ये दाब पी.आई. एटीएम होगा। आई का मतलब इनिशियल यानी प्रारंभिक, और उस समय उत्पाद बना नहीं तो दाब 0 होगा। लेकिन जब उत्पाद बनने लगेगा तो चूंकि ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो अगर इसमें x एटीएम की कमी आएगी तो इनमें x एटीएम की वृद्धि होगी। तो ये भी x एटीएम हो गया, ये भी x एटीएम हो गया। तो अब चूंकि इसमें x एटीएम की कमी आ रही है तो प्रारंभिक में से x अगर घटा दें तो t समय पर कितना अब दाब है अभिक्रियक यानी रिएक्टेंट की वजह से वो निकल आएगा। तो इसको घटा दिया गया, तो जितना दाब बचा, इसमें आगे दाब जो बढ़ा वही इधर घटा। तो कितना घटा, x में घटा दे, क्योंकि कमी x की हो रही है, तो x घटा दिया गया। यहाँ t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक दाब पी.आई. है, तो पी.टी. बराबर, अब टोटल दाब कितना होगा, तो इस सबको t समय पे जोड़ दिया जाए तो पूरा दाब आ जाए। तो इसको जोड़ दिया गया तो पी.आई.
माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये आ गया पी आई प्लस एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा पी टी माइनस पी आई। तो ये जो एक्स है एटीएम जो आ रहा है एक्स एटीएम, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो पी टी माइनस पी आई हो जाएगा। यानी टी टाइम पर जो दाब है उसमें प्रारंभिक दाब अगर घटा दिया जाए तो वो एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पी ए इक्वल टू पी आई माइनस एक्स बराबर पी आई माइनस एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो माइनस पी टी माइनस पी आई, तो ये हो जाएगा पी आई दो बार है तो 2 पी आई माइनस पी आई हो जाएगा। ये माइनस का गुणा होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से k बराबर 2.303 अपॉन टी। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला जो पढ़े थे हम लोग, ये वाला, ये कंसंट्रेशन, तो ये वैल्यू जब कोई द्रव अवस्था में होता है लिक्विड तो सांद्रता ली जाती है, जब गैस अवस्था में होता है तो दाब लिया जाता है, हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर चूंकि गैसीय अवस्था में है इसलिए यहाँ पर k बराबर 2.303 अपॉन टी लाग सांद्रता की जगह दाब ले लिया गया। तो वहाँ प्रारंभिक सांद्रता ली जा रही थी तो यहाँ प्रारंभिक दाब, और वहाँ पर नीचे सांद्रता ली जा रही थी तो यहाँ पर हम लोग दाब ले रहे हैं A का, या बराबर कर देंगे 2.303 अपॉन टी लाग प्रारंभिक सांद्रता पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी, ए की जगह वैल्यू रख देंगे। तो इस प्रकार से ये फार्मूला निकल करके हमारा अगला आ गया। ये सारे फार्मूले पर आधारित जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको करना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गैस से 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बन रही है। टेम्परेचर 318 केल्विन है। तो 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 1.24 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। अब 60 मिनट के बाद यानी टाइम टी दे दिया, सांद्रता 0.20 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर रह गई। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक यानी के की वैल्यू निकालना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अब कैसे पता कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये जो यूनिट दी गई है ये यूनिट यानी इकाई से हम लोग पता लगा लेंगे। पीछे पता लगाए थे, क्वेश्चन आया था उदाहरण, कौन प्रथम कोटि की है, कौन जीरो, कौन दूसरी कोटि की, तो हमने सारणी में देखा था टेबल में, तो उसी से पता चला कि ये प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला फार्मूला लगाएंगे। तो log R1 अपॉन R2 बराबर KT2 माइनस T1 अपॉन 2.303। तो K बराबर 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log R1 अपॉन R2 हो जाएगा। K की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो K बराबर 2.303 अपॉन T2 कितना है 60 मिनट, तो 60 मिनट लिख दिया, माइनस T1 कितना है प्रारंभिक सांद्रता दी है यानी समय T बराबर 0 रहा होगा तो 0 रख दिया, लाग प्रारंभिक सांद्रता ये है तो 1.24 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर, और 60 मिनट के बाद सांद्रता ये है तो 0.20 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। तो ये आ गया हमारा सॉल्व करने पर K की वैल्यू 0.0304 प्रति मिनट के बराबर। अब चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो ये हमारा K का जो वेग स्थिरांक का जो इकाई है वो प्रति मिनट होती है, तो हमने रख दिया। देखिए क्वेश्चन में बताया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कहीं कहीं नहीं बताएगा तो कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो आपको याद रखना है ताकि पता लगा सके आप कि ये प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, जीरो कोटि की है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रति मिनट इकाई होती है तो हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसको समझ के करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है स्थिर आयतन पर यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है,
N2O5 के प्रथम कोटि, देखिए फिर बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के तापीय वियोजन यानी थर्मल डिसोसिएशन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। तो 2N2O5 गैस से 2N2O4 गैस बनी प्लस O2 गैस बनी। तो क्रम संख्या लिखा है, समय प्रति सेकंड और कुल दाब एटीएम में दिया है। तो कह रहा वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये दिया है हमें, तो वेग स्थिरांक निकालना है। तो माना कि N2O5 गैस के दाब में 2x एटीएम की कमी होती है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था वैसे करना है। तो चूंकि यहाँ पर 2 मोल है तो इसलिए 2x लिया गया, अगर 1 मोल होता तो हम x लेते, इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो चूंकि N2O5 गैस के 2 मोल वियोजित होकर N2O4 गैस के 2 मोल तथा O2 गैस का 1 मोल देते हैं, तो N2O4 गैस के दाब में 2x एटीएम की वृद्धि तथा O2 गैस के दाब में x एटीएम की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 मोल है, चूंकि ये अभिकर्मक है और ये उत्पाद है, तो समय के हिसाब से इसमें कमी आएगी, इनमें वृद्धि आएगी। तो ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, तो 2x की इसमें कमी आएगी, तो 2x एटीएम की इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि ये 2 मोल है। लेकिन ये 1 मोल है तो इसमें 2x की कमी आएगी, तो इसमें x की वृद्धि होगी, x एटीएम दाब की। तो कैसे लिखना है ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा गया, 2N2O5 गैस से 2N2O4 गैस प्लस O2 गैस बनी। प्रारंभ में t बराबर 0 समय रहेगा, तो प्रारंभ में दाब कितना है, देखिए 0 समय पे 0.5, तो यहाँ पर 0.5 लिखा गया। प्रारंभ में कोई क्रिया नहीं हुई तो दाब यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि कोई उत्पाद बना ही नहीं, तो बीकर में उत्पाद के कारण दाब 0 होगा, तो 0 लिख दिया गया। यहाँ पर देखिए अब ये 2x 2 मोल है, तो यहाँ पर 2x एटीएम लिखा गया। ये 2 से 1 बना तो x एटीएम लिखा गया। और घटेगा कितना, 2x से ये बन रहा है तो इतनी की ही कमी आएगी, तो 0.5 माइनस 2x घटाया गया, क्योंकि प्रारंभ में इतना है तो प्रारंभ में सबसे ज्यादा होगा, फिर घटता जाएगा अभिकर्मक, तो 2x घटाया गया, क्योंकि 2 मोल है और 2 के लिए 2x की कमी हमने यहाँ पर लिखी है। तो अब P टोटल कितना हो जाएगा, तो जितने हैं यहाँ पर गैसें सबको जोड़ दिया जाए, तो PT बराबर मतलब सब गैसों का दाब T समय पर बराबर N2O5 का दाब प्लस N2O4 का दाब नहीं बल्कि आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो कहेंगे P टोटल बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2, या हिंदी में आंशिक दाब कहेंगे। अब ये सब जुड़ जाएगा, तो जुड़ करके ये लिख दिया गया 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 0.5 प्लस x, 2x कट गया, तो x बराबर हो गया PT माइनस 0.5। x की वैल्यू निकाली गई, क्योंकि आगे हमको इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में होगा। तो अब देखिए क्या हुआ कि PnO2 कितना हो गया, तो PN2O5 कितना होगा, तो 0.5 माइनस 2x लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 माइनस 2 PT आया है PnO2, तो इसी में से 1.5 माइनस 2 और PT की वैल्यू जो आई है, PT की वैल्यू 0.5 प्लस x वो रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है जो PN2O5 की आई है, तो 1.5 माइनस 2 इंटू PT यानी T टाइम पर ये दाब है, T टाइम पर 0.510, तो उसको लिख दिया गया, तो ये आ गया 0.476 ATM। अब समीकरण 3.16 का प्रयोग करने पर तो K बराबर 2.303 अपान T लाख PI अपान PA होता है, तो वैल्यू उठा के रखेंगे तो 2.303 अपान टाइम कितना है 100 सेकंड, देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 100 सेकंड रख दिया, और लाग प्रारंभिक सांद्रता 0.5 ATM है, प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब 0.476 आया है PN2O5 का, इतना घट के तो वो रख दिया गया।
PA है, तो ये रख दिया गया। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने पे आ गया 4.98 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। तो सेकेंड में है तो के की वैल्यू, के का यूनिट प्रति सेकेंड होगा। अगर मिनट में होता तो के का यूनिट प्रति मिनट हम लोग रखते। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये चीज निकल करके सामने आ गई। देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते समय ध्यान देना है कि ये वैल्यू मत उठा कर रख दीजिएगा, जो सॉल्व करने के बाद, घटाने के बाद ये वैल्यू आई है Pn2O5 की, वो रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे आ जाता है अभिक्रिया की अर्धायु। अर्धायु का मतलब पूरी खत्म होने के बीच का समय। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया 100 सेकंड में खत्म हो जाती है, मतलब पूरा अभिक्रियक या रिएक्टेंट 100 सेकंड में पूरी तरह से उत्पाद में बदल जाता है, तो 50 सेकंड उसकी अर्धायु होगी। तो इसके बारे में स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।